चलिए बेटा, तो अब हमारा अगला टॉपिक है आज का, दैट इज बिहेवियर ऑफ गैसेस। 13.3 बिहेवियर ऑफ गैसेस। हम लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मगर सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे आइडियल गैस की इक्वेशन का जन्म कैसे हुआ, कैसी बनी हुआ एक्चुअल आइडियल गैस की इक्वेशन, PV = μRT, PV = nKT, ये सब कैसे हुआ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, आपने इससे पहले का पहला जो चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस चैप्टर में आपने बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ करके पढ़े थे आपने, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा था। और उन दोनों को कंबाइन करके आपकी एक इक्वेशन आई थी कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, दोनों को मिला के एक इक्वेशन आई थी, है कि नहीं? आप इसको ऐसा कह सकते हैं PV = KT, जहां पर K जो है कोई तो भी एक कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट, बहुत कुछ खास नहीं, कोई नाम नहीं उसको, अभी सिर्फ सम कांस्टेंट देखा गया है कि। अब ये जो आपका जो सम कांस्टेंट है ना, हम ये सोच के चल रहे कि हाँ भाई ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं, मगर देखा ये गया कि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, ये भी चीज़ क्या होती है, लगातार बदलती रहती है विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोले क्या मतलब, हम ये देखते हैं कि कैपिटल K की वैल्यू कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदलता है तो ये भी आपकी वैल्यूज़ कैपिटल K की वैल्यू बदल जाती है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नोट्स में जो कहा जाएगा या NCERT में उसको इस्तेमाल किया गया है वर्ड सैंपल, है ना, सैंपल वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो ये नंबर ऑफ सैंपल्स के फॉर्म में बदलते रहती है, या फिर हम लोग देखते हैं अगर वॉल्यूम भी बदलते हैं तो उससे भी बदलते रहती है। चलो ठीक है, मतलब हमको ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ कैसी है, कांस्टेंट नहीं है। अब हम लोग ने क्या करे कि हम लोग ने फिर क्या करे, हर एक गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर, देखो जब भी मैं हर गैस, किसी भी गैस का ले लो, किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर, जब इनको डिवाइड करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, हर बार ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, हर बार ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू को KB करके डिनोट कर रहा हूं मैं, कि ऑफ कोर्स इसकी खोज किसने किया होगा, बोल्ट्जमैन ने, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, तो इसका नाम दिया गया बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू होती है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की वैल्यू, किसी को याद है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट? 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। PV का जूल, टेम्परेचर का केल्विन, और नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जूल पर केल्विन। मैं साथ ही साथ साइड में, क्योंकि मुझे ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट के बारे में अभी पता चला, तो मैं अभी साथ ही साथ साइड में क्या करूंगा, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी कैलकुलेट करूंगा। तो मैं जब बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालूंगा, मैं इसके बजाय मैं बोलूंगा ये यूनिट पर ध्यान दो। तो जूल का क्या होता है, m1L2T-2, और केल्विन का क्या होता है, K1। तो ये क्या हो जाएगा, m1L2T-2, और ये हो जाएगा K-1। तो ये याद रखना, m1L2T-2 K-1, ये आपके बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का डायमेंशन है। तो अब जाके ये जो इक्वेशन हम लोग ने देखे, जो आइडियल गैस की, सॉरी ये जो इक्वेशन होगी आइडियल गैस की, वो अब इस तरह से लिखी जाएगी, PV = nKT। ये हमारी पहली इक्वेशन आई आइडियल गैस की, PV = nKT। देखो समझ में आया क्या, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, इससे हमें ये इक्वेशन मिली थी। हमने देखा कि भैया ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को, फिर हमने देखा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, K। तो भैया ऐसा है कि देखो एक गैस बंद है, एक कंटेनर के अंदर एक गैस बंद है, अगर आप उसका प्रेशर, वॉल्यूम बदलोगे तो टेम्परेचर भी बदलेगा, मगर जब भी आप उस कंटेनर के अंदर, कंटेनर में जो गैस बंद है, तो जब प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसे मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। मगर हम उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसी कंटेनर में अब एक काम करो, वही गैस को थोड़ा सा और मिक्स कर डालो। मान लो एक कंटेनर था जिसमें हाइड्रोजन गैस मिली हुई,
है ना, 1 लीटर की हाइड्रोजन गैस मिली थी, आपने उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब डिवाइड करके देखे और आपको एक वैल्यू आई कैपिटल के नाम की। मैं बोलता हूं कि अब एक काम कर, उस कंटेनर में जिसमें ऑलरेडी गैस है, हाइड्रोजन गैस, उसमें थोड़ी सी और हाइड्रोजन गैस डाल दे, है ना, ठीक है। अब वो मान लो 1.5 लीटर की होगी, अब मान लो हाइड्रोजन गैस उसके अंदर। अब फिर से मैं प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर करके देखता हूं, तो मेरे को लगा था शायद ये वैल्यू कांस्टेंट बोल रहे ना अपन, तो कांस्टेंट आना चाहिए, तो वो कांस्टेंट नहीं आ रही, उसकी वैल्यू क्या हो गई, बदल गई, है ना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर मान लो ये कंटेनर पहले इधर था, ऐसा था, और मैंने कैपिटल के की वैल्यू नोट किया, हाँ जी भाई इतनी इतनी आ रही है। अब इसी कंटेनर का साइज बढ़ा दो आप, तो कैपिटल के की वैल्यू फिर से क्या हो गई, बढ़ गई, चेंज होगी बोलना चाहिए इसे, बढ़ गई या नहीं बोलना चाहिए, चेंज हो गई। तो हम लोग ने क्या देखा कि भैया ये तो सारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो भैया ये तो गलत हो जा रहा है, इसको कांस्टेंट बोलना भी गलत हो जा रहा है। तो हम लोग ने देखा कि मेन जो देखा गया, मेन कि ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो फिर हम लोग ने क्या देखा कि ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर प्रेशर, वॉल्यूम, गैस के किसी प्रेशर, वॉल्यूम को टेम्परेचर मैं डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर से, तो अब मैं देखता हूँ एक मुझे वैल्यू मिलती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अब ऐसा है कि ये ट्रूली कांस्टेंट है। अब इसे ट्रूली कांस्टेंट क्यों बोला गया भैया, हाँ, क्योंकि हर हाल में आपको कांस्टेंट मिलेगी। अब देखो, मान लो वही मैं पुराना एग्जांपल लेता हूँ कि भैया मैंने हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में रखा था 1 लीटर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने वैल्यू डाला इस फॉर्मूले में और नोट करा कितना आ रहा, तो आपने देखा 1.38 × 10⁻⁻23। अब मैं बोलता हूँ एक काम कर, उसमें और हाइड्रोजन गैस डाल दे, और डाल दे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और डाल दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, है ना। ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई होंगी इससे। तो मैं फिर से ये प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब डिवाइड करके देखता हूँ, तो अब पहले की तरह ये धोखा नहीं दे रहा मेरे को, अब ये वापस से मुझे सेम वैल्यूज मिल रही है। पिछली बार गड़बड़ क्या हो गई थी, आपने जब ऑल ऐड करे थे गैस, तो ये के की वैल्यू चेंज हो गई थी, मगर इस बार और गैस ऐड करने पे के की वैल्यू अब चेंज हुई क्या, नहीं। तो इसीलिए अब इसको कहेंगे हम ये ट्रूली कांस्टेंट है, जो कि कहा गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आइए बात समझ में, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से एक और चीज जन्म लेती है, दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। बोले क्या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, देखो इसी चीज से मैं एक चीज बताता हूं आपको, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। बोलिए क्या, अपन ने थियोरेटिकली इसको पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे। अब मैं एक बात बताओ, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, सभी लोग देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो मतलब पी वी अपॉन टी बी क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको नहीं लगता आप उसको ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2, लिख सकते हैं ना भैया, ओके ठीक है। मैं इसको फिर ऐसा भी लिख सकता P1 अपॉन स्मॉल N1 T1 P2 अपॉन स्मॉल N2 T2। अब यहाँ पर N1 और N2 क्या है बेटा, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बोले ये हुआ कैसा, मैंने असल में क्या किया, ये जो वॉल्यूम ऊपर था मैंने इसको नीचे ला लिया। अब जैसे कि आपको मालूम है A इंटू बी अपॉन सी, इसको आप क्या लिख सकते, A अपॉन सी बाय ए लिख सकते, सॉरी A अपॉन सी बाय बी लिख सकते। अरे हाँ या ना, मैथ्स का मालूम है ना रूल, है ना। ये अगर नीचे लाना है तो सी के नीचे लिखना पड़ेगा ना, है ना, सी बाय बी। तो भैया ठीक है, वैसे ये वॉल्यूम को मैंने यहाँ लाया, तो जब मैं वॉल्यूम को डिनोमीटर में लिखना चाहता हूँ तो मेरे को डिनोमीटर के डिनोमीटर में लिखना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा N1 अपॉन, ऐसा लिखूंगा N1 अपॉन B1, ऐसा हो जाएगा वो, लिख दे, बता देता हूँ मैं आपको, P1 अपॉन N1 बाय B1 मल्टीप्लाई बाय T1, ऐसा हो जाएगा वो। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा नंबर डेंसिटी बोला जाता है इसको, नंबर डेंसिटी, जिसको आप स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। तो बोले ठीक है भाई, ये आपने स्मॉल n से इंडिकेट कर दिए। अब आगे क्या, अब मान लो कि हमारे पास जो गैस है उसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। अगर गैस का प्रेशर भी सेम है, दोनों सिस्टम की गैस का प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, आपको नहीं लगता N1 जो N2 के बराबर हो जाएगा, N1 और N2 दोनों भी सेम हो जाएंगे। और अगर N1 और N2 सेम होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो बोलना क्या जा रहा कि दो सैंपल ऑफ गैस अगर सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे, भले ही वो अलग अलग गैसेस है, दो सैंपल ऑफ गैस है, प्रेशर उनका सेम है, टेम्परेचर उनका सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर व्हेन टू सैंपल ऑफ गैस
two sample of gases are at same temperature and pressure, then number of molecules per unit volume is also same। तो ये असल में आपका एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, जो इसी चीज से रिलेटेड है, इसी इक्वेशन से जन्म लेता है वो हाइपोथेसिस, है ना, जो हम लोग ने शुरू में डिस्कस किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने का। ये लिखो आप जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी जल्दी लिखो, फिर मुझे आपको पूरा फोकस इधर चाहिए। इधर का हो लेफ्ट साइड का सभी का। चलो जल्दी करो बेटा, फास्ट, जल्दी हाथ चलाओ। शायद से कल का लेक्चर में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो शायद माइक ख़राब हो गया। अब देखो दूसरा लाया, देखते उसमें हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक। तो उसको हालांकि अभी का मैं वैसे ही अपलोड कर देता हूँ उसको विदाउट वॉइस, मगर वक्त देखकर मैं उसको एक रिकॉर्ड कर लूँगा, एक और लेक्चर उसी टाइप का तो डाल दूँगा। चलिए हुआ। अब देखो बेटा, मैंने एक डब्बा लिया, डब्बे का वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स। डब्बे का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर। अब मैं कैलकुलेट करता हूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो नज़र आते हैं वो आते हैं नज़र एन करके 6.02 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें नज़र आते हैं। और ये अगर देखा जाए, है ना, ये कोई भी गैस के लिए, हाइड्रोजन बोलो, ऑक्सीजन बोलो, हीलियम बोलो, है ना, अगर आप इतने वॉल्यूम का कंटेनर लेंगे, है ना, और प्रेशर टेम्परेचर वो सब सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हर बार आपको सेम मिलेंगे। और वो कितने लेंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। और इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक खास नाम से दिया गया। क्या नाम दिया गया उसको? एवोगैड्रोस नंबर।
एवोगैड्रोस नंबर। बोले ये ऐसा कैसा है एवोगैड्रोस नंबर? जैसे कि हम लोग जब भी मान लो मार्केट में बनाना लेने जा रहे हैं, केले लेने जा रहे हैं, तो डजन्स में हम लोग लेते हैं। तो जो 12 की एक वैल्यू होती है, 12 पीस जो पीसेस रहेंगे, 12 के सैंपल ऑफ जो रहेंगे बनानास, तो उसको एक अपन ने नाम दे दिया 1 डजन। तो वैसे ही इतना जो सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको एक नाम दे दिया 1 एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर करके इसको नाम दिया गया है। अब ऐसा है कि सवाल उठा होगा मन में कि चलो ठीक है, मैं हम लोग ने मान लिया कि आपने ये वॉल्यूम को डिसाइड किए और आपने कहा कि ये वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको एवोगैड्रोस नंबर बोला गया। आपने खास तौर से यही वॉल्यूम क्यों चुने, है ना? आपने खास तौर से यही वॉल्यूम क्यों चुने? बेटा वो मैंने इसलिए चुना क्योंकि एट दिस वॉल्यूम, एट 22.4 लीटर्स ये होता है मास ऑफ गैस, जो होता है मास ऑफ गैस जिसको आप कैपिटल M कहेंगे, वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स ऑफ द गैस। इस खास वॉल्यूम की बात यह है, इसलिए ये चुना गया वॉल्यूम, क्योंकि सिर्फ इसी वॉल्यूम पे क्या हुआ था कि मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स यानी मोलर मास ऑफ गैस के बराबर होता है, यानी M इक्वल्स टू M0 होता है, सिर्फ इसी चीज पर। आई बात समझ में? और फिर हम लोग ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम लोग कहेंगे कि भैया ये कितने गैस है, तो इसको एक सैंपल को नाम दे दिया गया ऑल्सो 1 मोल। एक नाम दे दिया गया क्या? 1 मोल ऑफ गैस। अच्छा ठीक है, अगर मान लो किसी कंटेनर है मेरे पास कोई कंटेनर है, तो अगर कोई कंटेनर के अंदर कोई अलग प्रेशर, टेम्परेचर या कुछ होगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कुछ अलग होंगे। मान लो कि इसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? कैपिटल है। इधर ले लेता हूं, if some container contains n number of molecules, मान लो कि कोई कंटेनर में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हमने कितने मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रोस नंबर या फिर एक मोल बोला हुआ है? 6.02 इंटू 10⁻23, है ना? इसको अपन ने एक मोल करके डेजिग्नेट कर दिए। जैसे कितने बनाना को हम लोग 1 डजन कहते हैं? 12, है ना? कितने एग्स को? 12 एग्स को अपन 1 डजन कहते हैं। तो वैसे ही हम लोग कहेंगे कि इतने नंबर्स को मैंने एक मोल करके नामकरण उसका कर दिया। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास कुछ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना? और एक और बात बोल दूँ तो यहाँ पर n इज नॉट इक्वल्स टू n0। मान लो n इज नॉट इक्वल्स टू n0। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें कितने मोल ऑफ गैस है, कितने मोल ऑफ गैस है। जैसे मार्केट में गए, आपने 18 केले लेके आ गए, तो मैं पूछूंगा तुमने कितना डजन लेकर आए? 1.5 डजन, 1.5, है ना? 1.5 डजन। अगर 24 केले लेकर आ गए तो आप क्या बोलेंगे? फिर 2 डजन केले लेके आए। तो वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी डब्बे के अंदर मान लो कुछ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, है ना? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने मोल ऑफ गैस है। तो आप क्या करेंगे? कितने मोल है जानने के लिए आप क्या करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर से उसको डिवाइड नहीं करेंगे आप? हाँ, एवोगैड्रोस नंबर से उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मैं तो उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करूंगा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, म्यू इंटू Na लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को म्यू इंटू Na। अच्छा बिल्कुल सही। अब तुम आइडियल गैस की इक्वेशन याद करो, इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा था मैंने, यहीं कहीं नीचे लिखी हुई थी ना, ये दिख रही, मिटाई हुई, PV इज इक्वल्स टू NKT। अब एक काम करो, यहाँ जो PV इज इक्वल्स टू NKT था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह ये लिख दो, तो म्यू Na K इंटू T, ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया Na K इंटू T। तुमको नहीं लगता Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर खुद एक कांस्टेंट है ना? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो भी खुद एक कांस्टेंट है। अब एक ही इक्वेशन में दो कांस्टेंट लिखने से अच्छा दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट तैयार होता है, दैट इज कैपिटल R। दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट तैयार हुआ, दैट इज कैपिटल R, जिसका नाम हमने दिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना? और हमने देखा कि भैया इस कैपिटल R की जो वैल्यू है, बोलो भाई क्या रहेगी?
8 पॉइंट बोलो 8.314 इंटू 10 पावर बोलो 10 का पावर, अरे कुछ नहीं होता 10 का पावर 8.314 रहता सिर्फ, है ना, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये नया कांस्टेंट तैयार हुआ। अब ये नया कांस्टेंट तैयार हो गया तो इसका डायमेंशन भी ले लेते हैं। जूल का डायमेंशन क्या होता? m1 L2 T-2। मोल वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। गूगल में ये डायमेंशन गलत दिया हुआ है। हाँ, गूगल करोगे टॉपर्स नाउ, ये ऐसे कई सारे जो है उसमें डायमेंशन गलत दिया है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के डायमेंशन को उन्होंने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन बना दिया है। ऐसे कई सारे किताबों में भी गलती हुई है। तो भैया ये ध्यान में रखना, ये अलग अलग है, क्योंकि मोल खुद एक फंडामेंटल यूनिट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, इवन ये छोड़ो यूट्यूब पे भर भर के ऐसे है ना 80% मैंने देखा यूट्यूब सब वो साला बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्योंकि गूगल पे लिखा हुआ है। और शायद से पुराने ओल्ड एनसीईआरटी में भी शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक था शायद, तो इसी वजह से ओल्ड एनसीईआरटी में था ना, प्रिंटिंग मिस्टेक था। देखी थी तूने? तो ओल्ड एनसीईआरटी में शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक, याद नहीं एग्जैक्ट मुझे, बट शायद था। तो सब लोग ने उसको वैसी छापी ना, बिना सोचे समझे। और कई यूट्यूब में भी शॉर्ट्स में उसमें मैंने देखा है कि भैया ये क्या बताते हैं, m1 L2 T-2 K-1 बता देते डायरेक्ट, जबकि वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो हम लोग ने ये देखा कि इस तरह से ये हमारा नया गैस का इक्वेशन, नई इक्वेशन तैयार हुई थी, दैट इज PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन का जन्म यहाँ से हुआ। हमने Na और बोल्ट्जमान कांस्टेंट को मिलाकर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एक नाम दे दिए, और फिर उसके बाद वो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और उसको फिर एक नई इक्वेशन तैयार हो गई, दैट इज PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, है ना। तो ये हो गया आइडियल गैस की इक्वेशन। अब आगे बढ़ने से पहले हमको एक और बात ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या कहा था कि 22.4 लीटर्स पे क्या होता है, मास ऑफ गैस बिकम्स इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस, है ना। और हम कहते हैं इस सिचुएशन में ये क्या था, 1 मोल ऑफ गैस, इसको नाम करके आपने दिए थे इसको 1 मोल ऑफ गैस। जब 1 मोल ऑफ गैस था तब m इक्वल्स टू m0 था। जब 1 मोल ऑफ गैस था तभी क्या था, m इक्वल्स टू m0 था। और अगर नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग रहे तो क्या रहेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं m/m0। देखो ये तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। बट इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, मास ऑफ गैस को आप उसके मॉलिक्यूलर मास से जब डिवाइड करेंगे तब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, है ना। अरे सिंपल सी बात है, डाल के देखो तुम यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस डाल के देखो, म्यू की वैल्यू 1 डाल के देखो, तुमको नहीं लगता m0 उधर आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और वही बात बोला था उसने यहाँ पे, जब 1 मोल ऑफ गैस रहेगा मतलब 22.4 लीटर्स, इतने मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ गैस, तो भैया ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बोला था ना, इस तरह से आया। इसी इक्वेशन को और भी कई तरीके से लिखा, इसको इक्वेशन को आगे बढ़ा के और कुछ लिखा हुआ गया है। बोले क्या लिखा गया है, बताते हैं आपको, देखो। देखो हमारे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सिंस PV इज इक्वल्स टू NKT, PV इज इक्वल्स टू NKT, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल्ट्जमान कांस्टेंट टू टेम्परेचर, तो P इज इक्वल्स टू N/V इंटू KT। N/V क्या है, ये स्मॉल n, नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, नंबर डेंसिटी। नंबर ऑफ डेंसिटी का नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं इसको। तो मैं इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू KT। ये इक्वेशन ऐसी भी लिखी जा सकती है। तो ये एक और फॉर्म हुआ आइडियल गैस इक्वेशन का, जहाँ पर स्मॉल n आ रहा है यहाँ पर, और स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। और अगेन अगर मान लो कि मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, PV फ्रॉम 2
PV इज इक्वल्स टू, म्यू क्या है बेटा, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास है। तो मैं एक काम करता हूँ, म्यू की जगह कैपिटल M अपॉन M0 लिख देता हूँ, R इंटू टी। अब एक काम करो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम को इधर ला लो, M अपॉन V इंटू M0 RT। हम अपॉन M अपॉन V क्या है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी अपॉन M0 RT। तो इस तरह से ये हमारे पास एक और इक्वेशन आती है आपकी आइडियल गैस की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी। याद रखना ये नंबर डेंसिटी है, ये वॉल्यूम डेंसिटी है, रो वॉल्यूम डेंसिटी या मास डेंसिटी भी बोला जाता है, मास डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम और मास डेंसिटी लिख लो। खोल दे बेटा, दरवाज़ा खोल दे। दरवाज़ा में चलिए बेटा, पाँच मिनट बस। अगला है कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो देखो भैया, रियल गैस एक अलग चीज़ होती है, आइडियल गैस एक अलग चीज़ होती है ना। आइडियल गैस हम जैसा चाहते हैं गैस ऐसी ऐसी बिहेव करे, है ना, ये इक्वेशन को फॉलो करे, मगर रियलिटी में गैस उस इक्वेशन को फॉलो करेगी वो ज़रूरी नहीं है ना। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मगर देखा ये गया है कि एट लो pressure and high temperature, at low pressure and high temperature, real gas behaves like ideal gas. at low pressure and high temperature पे real gas एक ideal gas की तरह behave करती है। आई बात समझ में? अब देखो कैसा होगा ये पॉसिबल। ऐसा है कि जब आप प्रेशर लो रखते हैं, मतलब गैस को दबा दबा के आप किसी कंटेनर में भरे हुए नहीं हैं, हल्की सी थोड़ी बहुत गैस किसी बड़े से कंटेनर में आपने डाल दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या रहेगा। हाँ, अरे बोलो भाई, तुम इधर ध्यान दो अच्छे से, तुम लिखने में बिजी। अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस बंद करके रखे आपने, मगर थोड़ी सी गैस डाले, तो अब उस गैस के मॉलिक्यूल्स को फैलने के लिए, भागने के लिए जगह बहुत सारी रहेगी, है कि नहीं। तो उनके आपस में करीब आने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो फिर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। असल में क्या होता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो खराबा पैदा करता है, और जिसकी वजह से रियल गैस को आप आइडियल गैस नहीं बोल पाते। मगर आपने अगर किसी कंटेनर में थोड़ी सी गैस भर के रखें, तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लो हो गया। तो इसी वजह से किसी मॉलिक्यूल के करीब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ऊपर से तुमने उसको हाई टेम्परेचर दिला, अगर हाई टेम्परेचर दे दिए तो तुमने दौड़ भागेंगे वो, तो वापस से एक दूसरे के करीब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम। अगर आ भी गए तो इतनी तेज़ी से आएंगे कि इसको पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना। अगर मैं धीरे से ऐसा बॉल फेंक के देता हूँ तो आप कोई भी बच्चा आसानी से कैच कर लेगा,
वही बॉल को अगर जोर से फेंक के मारेंगे तो उसको कैच करने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो इसी वजह से हम लोग ने क्या कहा कि एट लो प्रेशर, याद रखें ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट लो प्रेशर, अरे भाई कहां पर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, आपकी जो गैस है वो आइडियल, रियल गैस क्या बिहेव करती है एज आइडियल गैस। ये सारी इक्वेशन जो तुम पढ़ रहे थे, पीवी इक्वल्स टू म्यू पीवी इक्वल्स टू एनकेटी, ये सब क्या थी, आइडियल गैस की इक्वेशन। रियल गैस की इक्वेशन थी क्या, नहीं, रियल गैस की इक्वेशन अलग आती है, वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। आपने ये पढ़ा था कब, देखा तो उसकी झलक कहाँ देखे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखे थे आपने, पीवी इज माइनस समथिंग कुछ एक ब्रैकेट में आया था, याद है आपको कुछ, है ना, वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग ने कहा कि अच्छा ठीक है ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा आइडियल गैस की इक्वेशन वाली इक्वेशन देखो, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी बोलता है ना, ये पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी फॉर गिवन सैंपल ऑफ गैस, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, म्यू आर। गिवन सैंपल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू आर, पीवी अपॉन टी। अब म्यू आर क्या चीज है बेटा, कांस्टेंट है, अरे पीवी अपॉन टी, म्यू आर कांस्टेंट है तो पीवी अपॉन टी भी क्या होगा, कांस्टेंट हो। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन पीवी अपॉन टी वर्सेस क्या है ये, टेम्परेचर, है ना, वर्सेस टेम्परेचर, तो मैं क्या देखता हूं कि वो आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो ऐसा आता है, आइडियल गैस का जो ग्राफ है, सॉरी इक्वेशन, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, आइडियल गैस का ऐसा आएगा, जो कि होना चाहिए, बोला उसने आइडियल गैस में म्यू आर कांस्टेंट है, पीवी अपॉन टी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है, मगर मैं जब रियल गैस के बारे में देखता हूं तो मैं देखता हूं रियल गैस का ग्राफ कैसा बनता है। तो देखो भैया रियल गैस में ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, देखो ये टेम्परेचर T1 था, ये टेम्परेचर T2 था, ये टेम्परेचर T3 था, और रिमेंबर वन थिंग, यहां पर T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, T1 है। आइडियली गैस कैसी होना चाहिए, उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, सीधा। अगर टेम्परेचर लो रहा तो देखो ग्राफ कैसा झोला गया सारा एकदम, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे तकरीबन वो सीधा थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट हो रहा ना। तो देख रहे तुम जैसे कि हाई टेम्परेचर था, एट हाई टेम्परेचर तो आपने देखा तकरीबन गैस तकरीबन कैसी हो गई, स्ट्रेट हो गई, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा कि भैया हाँ भाई गैस जो है बिहेव करती है एज अ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होगा, ये प्रेशर होना चाहिए नॉट टेम्परेचर, वही तो बोलूँ मैं, ये प्रेशर का है बेटा, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, देखो लो प्रेशर रीजन ये है, इसके आगे जाओगे तो हाई प्रेशर रीजन आएगा, और हाई प्रेशर रीजन पे सीधा भाग रही है। तो देखो लो प्रेशर रीजन में आप देखेंगे गैस की लाइन तकरीबन कैसी है, सेम स्ट्रेट, तकरीबन स्ट्रेट, एग्जैक्ट स्ट्रेट आ रही क्या, नहीं। तो इससे एक बात साबित होता है कि रियल गैस वॉज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। अच्छा एक और बात यहां पर ध्यान रखो कि यहां पर ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसी ग्राफ को घुमा फिरा के भी देते हैं कई बार। आप देखो, आप ये इक्वेशन जो है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, पीवी अपॉन म्यू बाय टी इज इक्वल्स टू आर, है ना। तो कुछ कुछ ग्राफ में क्या करते हैं, यहाँ पर पीवी अपॉन टी, यहाँ पर आर लिख देते हैं सर, कुछ कुछ ग्राफ में क्या रहता है आर। इवन ऐसा भी होता है पीवी अपॉन, अगर मैं म्यू आर टी ले लेता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो कुछ कुछ ग्राफ में यहाँ पर क्या आएगा, आर की जगह 1 आएगा। जैसे इस ग्राफ में क्या है वो पीवी अपॉन टी है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू आर भी लिखे तो चलेगा, सिर्फ म्यू आर भी लिखे तो चलेगा। तो कुछ कुछ ग्राफ में सिर्फ आर होता है, किसी में सिर्फ म्यू होता है, किसी में सिर्फ 1 होता है, मगर सबका मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। तो भैया इस बात को ध्यान में रखना। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो अपन ने ये आइडियल गैस की जो इक्वेशन थी उसकी बेसिस पर देखे, उसके अलावा भी कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आप आगे जाके आप जब पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में हम लोग ने क्या पढ़े थे कि बॉयल्स लॉ में हम लोग ने पढ़े थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक मिनट, बॉयल्स लॉ, तो अगर मान लो टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट रहा तो प्रेशर इन्वर्सली वेरी होता है वॉल्यूम को, यानी पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रेशर और वॉल्यूम अगर इन्वर्सली रिलेटेड है तो उसका कर्व जो बनेगा हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। तो मैं यहां पर बॉयल्स लॉ का कर्व बनाने वाला हूं, ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, तो मैं देखो ये जो प्लेन लाइन, या फिर अभी तो देखो नोट्स में प्लेन और डॉटेड करके मैं ब्लैक एंड ब्लू में बनाऊंगा। देखो ये T1 टेम्परेचर पे लाइन है, ये T2 टेम्परेचर पे लाइन है, ये T3 टेम्परेचर पे लाइन है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है।
और अब देखो भैया, ये ब्लू कलर की लाइन मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा ऐसा आना चाहिए इसने, ठीक है, और ये भी अब देखो बेटा यहां पर इस तरह से एक ब्लैक कलर और ब्लू कलर में बनाया है मैंने ताकि इजीली समझ में आए। सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन करके कहेंगे। सॉलिड लाइन जो है आपकी, जो सॉलिड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है आइडियल गैस, और जो डॉटेड लाइन आ रही है वो इंडिकेट कर रही है बेटा रियल गैस, है ना। ये ग्राफ देखो कैसा आया, है ना। अगेन मैं यहां फिर से बोलूंगा T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। दो इस ग्राफ को देखो अच्छे से बेटा, कि हम लोग ने देखा जो ब्लैक कलर की लाइन से जो ग्राफ बनाया है वो आइडियल गैस की गैस है, आइडियल गैस की ग्राफ है, कर्व है, मतलब एक आइडियल गैस का कर्व ऐसा ही होना चाहिए। मगर रियल गैस का कर्व कैसा होगा वो ब्लू कलर की लाइन से या डॉटेड लाइन से अपन देख सकते हैं बेटा। अगर आपने नोटिस किया होगा कि देखो एट हाई टेम्परेचर, जैसा देखो यहां पर ये T3 एक लो टेम्परेचर है, तो देखो आइडियल गैस का कर्व देखो कैसा जा रहा है और आपके रियल गैस का कर्व कैसे जा रहा है। तुमको नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क हो जा रहा है उसमें? थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये दोनों के बीच में का गैप थोड़ा सा कम हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा, तुमको नहीं लगता गैप बहुत ज़्यादा कम हो गया यहाँ पे? तकरीबन आइडियल गैस और रियल गैस सेम तरह से बिहेव कर रहे हैं। और अगर तुमने देखे होंगे इन दोनों के बीच का गैप और ज़्यादा कम हुआ कहाँ पर? लो प्रेशर पे। हाई प्रेशर रीजन में देखो क्या नजर आ रहा तुमको, ये गैप ज़्यादा है तो उनमें थोड़े से मतलब वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होंगी, और यहाँ पर गैप कैसा है बेटा? बहुत ही कम है। और ये कहाँ हुआ? लो प्रेशर रीजन में। तो वंस अगेन वो यही बात बोल रहा है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आपका रियल गैस क्या बिहेव कर रहा है? एज एन आइडियल गैस। फिर हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ का डिस्क्रिप्शन। चार्ल्स लॉ में क्या कहता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या को बेटा? वॉल्यूम को। तो अभी मैं यहां फिर से प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ बना रहा हूं फॉर चार्ल्स लॉ। तो देखो भैया ये ग्राफ जो सबसे पहला जा रहा है P1 प्रेशर पे, फिर उसके बाद P2 प्रेशर पे, और उसके बाद P3 प्रेशर पे। और अब मैं यहां से ब्लू लाइन से और डॉटेड लाइन से बनाऊंगा यहां पे ठीक है, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। देखो सबसे ज्यादा प्रेशर कब होगा? P1 पे, और सबसे कम प्रेशर कब होगा? P3 पे। देखो P1 प्रेशर पे यानी जब सबसे ज्यादा प्रेशर था ये ग्राफ को देखो, है ना। तो देखो कितना बड़ा फर्क आ रहा है, कितना चेंजेस आ रहे हैं। और इस ग्राफ को देखो, तुम कंपेयर करके खुद लॉजिकली बोलो P1 प्रेशर पे दोनों ग्राफ ज्यादा सिमिलर थे या P3 प्रेशर पे? तो P3 प्रेशर पे दोनों ग्राफ आपको ज्यादा सिमिलर मिलेंगे। P3 क्या है? एक लो प्रेशर रीजन है। तो फिर से क्या साबित हो रहा कि जब आप लो प्रेशर, यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट छोड़ दो उसको, है ना, आप यहाँ पर अगर आप गैस का प्रेशर क्या रखते हैं बेटा? लो रखते हैं। तो एट लो प्रेशर आपका रियल गैस और आइडियल गैस का पूरा चेंजेस कैसा आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि एट लो प्रेशर आपका रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, फिर एक छोटा सा पॉइंट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यही इतने में हो जाएगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मान लो एक डब्बा है, ध्यान दो, यहां पर अलग अलग किस्म की कुछ गैसेस मैंने बंद करके रखे, अलग अलग किस्म की कई सारे मैंने गैसेस बंद करके रखा है। और देखो मान लो कि अगर मैं जानना चाहता हूं कि इसका कुल मिलाकर प्रेशर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? कुल मिलाकर प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर पॉइंट आप जनरली ये फॉर्मूला लेंगे P1 μ1 प्लस μ2 प्लस डॉट 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 प्लस इनटू RT। जितने भी नंबर ऑफ गैसेस है आप क्या करेंगे? उसके नंबर ऑफ गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे, उन सबको ऐड करेंगे
ये फॉर्मूले में डालेंगे तो आप इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं मान लो मैं उन गैसेस को इंडिविजुअली लेता हूँ उसी कंटेनर में, मान लो कि मैं उसी कंटेनर में सिर्फ ब्लैक वाली गैस लिया होता, तो उसका प्रेशर कितना होता, बोले P1 V इज इक्वल टू μ1 RT। मैं उसी कंटेनर में बोल रहा हूँ, वॉल्यूम सेम है। अच्छा, अगर उसी कंटेनर में मैं दूसरी गैस यानी ब्लू वाली गैस लिया होता तो क्या होता प्रेशर आपका, तो आप लिखते P2V इज इक्वल टू μ2 RT। तो अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है आपको यहाँ पे कि आप अगर देखेंगे आपने पूरे किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस बंद करके रखा है, ध्यान दो बेटा, किसी कंटेनर में आपने गैस बंद करके रखा है जिसका गैस का टोटल प्रेशर कितना है बेटा, कैपिटल P है। अगर मैं इसी कंटेनर में है ना एक एक करके वो गैस डालता था, मतलब पहले नंबर 1 की गैस डाला और मैंने नोट किया उसका प्रेशर क्या है, फिर बाद में नंबर 2 की गैस डाला और फिर नोट किया मैंने उसका प्रेशर क्या है, फिर नंबर 3 की गैस डाला और फिर नोट किया मैंने उसका प्रेशर क्या है, बारी बारी से एक एक गैस डाला। तो तुम बारी बारी से एक एक गैस डालोगे तो उसका प्रेशर नोट करोगे और सब एक साथ डाल दोगे, तो अब कुल मिला के प्रेशर क्या होगा, तो भैया जो टोटल प्रेशर जो इंडिविजुअल प्रेशर आया था ना उन तीनों का या उन सभी का क्या होगा, सम होगा, आपका क्या होगा, नेट प्रेशर होगा। इसी को कहा गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ बिहेवियर ऑफ गैस का थ्योरी। कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, अराउंड 10 न्यूमेरिकल्स रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आपको तैयारी करना है उस चीज़ की तो जल्दी आप करिए, DPP कल ले लेंगे।